हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम विहार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम अध्ययन कर रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उस क्रम में हमने पुर्तगीज, उसके बाद डच और फिर अंग्रेज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। दोस्तों, अंग्रेज़ों के बाद भारत में जो यूरोपीय कंपनी आती है वह डेन थी। डेनमार्क के निवासियों को डेन कहा जाता है और डेन भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आते हैं। डेन के बाद भारत में जो सबसे अंत में यूरोपीय कंपनी आती है वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम डेन के बारे में अध्ययन करेंगे और फ्रांसीसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। डेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि डेन भारत में बहुत कम समय तक रहे थे और उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। दो चार जो फैक्ट हैं, आइए उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो डेन भारत में 1616 ईस्वी में आए थे। इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी किस क्रम पे और किस वर्ष आई थी, तथा उस कंपनी का कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो आइए यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग। डेन 1616 ईस्वी में भारत में आई थी और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1616 ईस्वी में हुआ था। तथा डेन की जो पहली व्यापारिक कोठी थी भारत में वह त्रावणकोर में थी। त्रावणकोर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पूर्वी तट पर त्रावणकोर डेन की पहली व्यापारिक कोठी थी। तो हमें डेन के लिए इतनी ही बातें ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बताया गया था कि जाने की हम बात करें, भारत से यूरोपीय कंपनियों की जो वापसी होती है उसमें सबसे पहले जाने वाली यूरोपीय कंपनी डेन ही थी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे कि डेन 1616 ईस्वी में भारत में आए थे। उनकी कंपनी की स्थापना भी 1616 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा डेन की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वह तमिलनाडु में त्रावणकोर में थी। तो दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसी भारत में बहुत देर के बाद है, यानी कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी उनकी तुलना में फ्रांसीसी बहुत ही बाद में भारत में आए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत में आए थे। उस समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। उस समय फ्रांस के शासक लुई 14वें थे। लुई 14वां जो कि फ्रांस का शासक था और उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। तो लुई 14वें के जो मंत्री कोलबर्ट था, कोलबर्ट ने लुई 14वें के सामने एक प्रस्ताव रखा और इस सिफारिश की कि क्यों ना हम लोगों को भी एशिया के देशों से, भारत देशों से हमें भी व्यापार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डेन हो या फिर पुर्तगीज हो, अंग्रेज हो, वे सभी भारत से व्यापार करके काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। तो मंत्री कोलबर्ट ने लुई 14वें के सामने एक पेशकश रखा और उसके सिफारिश पे लुई 14वें ने व्यापारिक अनुमति प्रदान की। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके सिफारिश पे हुई थी और उसमें शासक कौन था। तो फ्रांस का शासक था लुई 14वां और उसका मंत्री था कोलबर्ट। इसी कोलबर्ट के सिफारिश पे, इसी के कहने पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम अगर आगे देखते हैं तो भारत में फ्रांसीसियों का आगमन भी 1664 में होता है, जिस वर्ष कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय भारत में जो शासक था, मुगल शासक औरंगजेब था। ये हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके पहले जो कंपनियां भारत में आई थी, चाहे अंग्रेज थे, उस समय भारत का शासक जहांगीर था। लेकिन जब फ्रांसीसी भारत में आए 1664 में, उस समय भारत में मुगल शासक औरंगजेब का शासन चल रहा था। अब देखते हैं यहाँ पे फ्रांसीसियों की जो पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई गई। फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी भी सूरत में स्थापित की गई थी 1668 ईस्वी में, और इसकी स्थापना में का श्रेय जाता है फ्रांसीसी अधिकारी फ्रैंक कैरो का। तो फ्रैंक कैरो ने 1667 ईस्वी में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसके अलावा दूसरी व्यापारिक कोठी की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों की दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। मसूलीपट्टनम जो कि पूर्वी तट पे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
तो मसूलीपट्टनम फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी थी, वहीं पहली व्यापारिक कोठी सूरत हो जाएगी। इसके अगर अलावा हम देखें तो बंगाल में फ्रांसीसियों का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वह चंद्रनगर था। जहां अंग्रेजों का बंगाल में मुख्य व्यापारिक केंद्र हुगली हुआ करता था, वहीं फ्रांसीसियों का बंगाल में मुख्य व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर था। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रनगर के अलावा भारत में फ्रांसीसियों के अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र थे। तो यहाँ पे देखिए माहे जो कि केरल राज्य में स्थित है, माहे जिला। इसके अलावा जो पुदुचेरी है तमिलनाडु में, और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है आपका यनम आंध्र प्रदेश तट पे है। पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु तट पे स्थित है, और माहे जो कि केरल तट पे स्थित है। ये चारों ही फ्रांसीसियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। कराईकल जो कि तंजौर के नवाब से फ्रांसीसियों को उपहार में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा माहे जो कि केरल में स्थित है, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और यनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये चारों ही फ्रांसीसियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया था। जो डच थे भारत में, वे अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिए थे, और अंततः रिजविक की संधि होती है, और रिजविक की संधि के अनुसार पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है रिजविक की संधि क्यों हुई थी। रिजविक की संधि में पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। रिजविक यूरोप का एक शहर है, और चूंकि डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया था, इसलिए रिजविक की संधि में वापस फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हमें देखें तो यहाँ पे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष भी हुआ है, और उनके बीच का जो संघर्ष है उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कर्नाटक में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुए हैं उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था, और इस युद्ध का कारण था कि अंग्रेजी सेना के द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज पर अधिकार कर लेना। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों के जहाज पे अधिकार कर रखा था, इसलिए इसका युद्ध होता है। और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। डुप्ले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रांसीसी गवर्नर है, जिससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डुप्ले ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी और अंग्रेजों की हार हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 के समय लड़ा गया था, इस युद्ध का कारण कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए था। वास्तव में जो कर्नाटक के नवाब पद के लिए जो 2 उत्तराधिकारी थे, एक चांद साहब और दूसरा एक थे अनवरुद्दीन। तो फ्रांसीसियों ने चांद साहब को सपोर्ट किया और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया कर्नाटक के नवाब बनने के लिए। तो वास्तव में ये इनका आपस में कोई इसके लिए झगड़ा नहीं था। ये नवाब पद के लिए जो उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था चांद साहब और अनवरुद्दीन के बीच, उनको अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अलग अलग सपोर्ट किया। तो इसको लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज आमने सामने हुए, और इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले था और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। और इस युद्ध में हार के बाद डुप्ले को फ्रांस सरकार ने वापस बुला लिया, और इस प्रकार डुप्ले की भारत से विदाई हो गई। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रांसीसियों के लिए और अंग्रेजों के लिए। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बहुत ही बुरी हार हुई थी, और उससे नाराज होकर डुप्ले की नीतियों से नाराज होकर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। इसके बाद हम देखते हैं तो तृतीय कर्नाटक युद्ध, या फिर इसको हम वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। इसका कारण था कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चंद्रनगर पर कब्जा। अभी हमने देखा कि जो फ्रांसीसियों का बंगाल में जो व्यापारिक केंद्र था वह चंद्रनगर था। उस चंद्रनगर पे रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया था, और इसके कारण फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में
युद्ध होता है जिसे हम वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं या फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों का गवर्नर जो था वो लाली था या फिर सेनापति कह सकते हैं, जबकि अंग्रेज का सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था। इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों की पराजय होती है और अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। तो इस प्रकार वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत में शक्ति छीड़ हो जाती है और फ्रांसीसी भारत में कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की हार हो जाने के बाद एक संधि होती है जिसे हम पेरिस का संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पेरिस के संधि में कौन सी महत्वपूर्ण बात है। पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई थी। वांडीवास के युद्ध के बाद ये संधि हुई थी पेरिस में। वास्तव में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेकर भी था। यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है जिसको लेकर पहले से ही फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के प्रति संघर्षरत रहते थे। तो इस कारण से उन्होंने भारत में भी उस संघर्ष को जारी रखा और यहाँ पे 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। और इस संधि में चंद्रनगर को छोड़कर, चंद्रनगर जो कि बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, चंद्रनगर को छोड़कर अंग्रेजों ने पांडिचेरी, इसके अलावा जो माही, कराईकल और यनम, जो तीनों यहाँ पे चारों क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, पांडिचेरी, माहे, कराईकल और यनम, ये चारों क्षेत्र अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वापस सौंप दिए, लेकिन चंद्रनगर को अंग्रेजों ने अपने ही अधिकार में रखा। तो पेरिस की संधि हम याद रख सकते हैं 1763 ईस्वी में हुआ था और पेरिस की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी जो 4 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, पांडिचेरी, माहे, कराईकल और यनम, ये चारों ही क्षेत्र अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सौंप दिए। और इस प्रकार ये जो चारों क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्र केरल में माहे जिला, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश में यनम, ये चारों ही क्षेत्र अंत तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें जब फ्रांसीसी भारत से कब गए तो 1954 में भारत को स्वतंत्र हो जाने के बाद 1954 में जब फ्रांसीसी भारत से चले गए तो ये जो चारों जिले हैं वर्तमान में इन्हें हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं और जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आप जानते हैं कि पांडिचेरी में 4 जिले आते हैं, वे चारों जिले माहे, पुदुचेरी, कराईकल और यनम है। ये चारों ही क्षेत्र वास्तव में फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में थे। और 1954 में जब फ्रांसीसी भारत से चले गए तो भारत सरकार ने इन चारों जिलों को मिलाकर पांडिचेरी नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अध्ययन किया कि भारत में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वे किस प्रकार से भारत में आए, भारत में उनके कौन कौन से संघर्ष हुए और उनके प्रमुख व्यापारिक कोठियाँ कौन थी। इन सब से प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।